नमस्कार। पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे पितृसत्तात्मकता क्या चीज होती है। ये भी टॉपिक या यूं कह लें कि आज का जो सेशन है वह उसी लैंगिकता और रूढ़वादिता से संबंधित है। लैंगिकता और रूढ़वादिता के अंतर्गत ही ये टॉपिक आपका पितृसत्तात्मकता को देखा जाता है। पितृसत्तात्मकता यानी पिता की संपत्ति का हस्तांतरण किया जाए, वो भी किसको? पुत्र को। यानी पिता की सत्ता का हस्तांतरण पुत्र को होना, ये पितृसत्तात्मकता कहलाता है। देखिए, दरअसल पितृसत्तात्मकता दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पितृ प्लस सत्तात्मकता। ठीक है, पितृ प्लस सत्तात्मकता यानी एक प्रकार से हम यूं कह लें ये सत्तात्मकता। ठीक है, अब यहां पे पितृसत्तात्मकता यानी पिता, पितृ का मतलब पिता होता है और सत्तात्मकता का मतलब होता है सत्ता, अधिकार। ठीक है, इस प्रकार पितृसत्तात्मकता से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जहां पिता की सत्ता पुत्र को प्राप्त होती हो, वह पितृसत्तात्मकता यानी पिता की सत्ता पुत्र को प्राप्त होना पितृसत्तात्मकता कहलाता है। ठीक है, पिता के पश्चात पुत्र के पास अधिकारों का स्थानांतरण हो जाता है। और जबकि देखा जाए तो पिता और पुत्र के साथ साथ पुत्री को भी लैंगिकता, लिंग के आधार पर दर्शाया गया है। लिंग का मतलब ही होता है मेल या फीमेल। तो पिता की दो संतान पुत्र और पुत्री में पितृसत्तात्मकता कहता है कि पिता की संपत्ति, पिता की सत्ता, पिता के अधिकार पुत्र को ट्रांसफर किया जाए, पुत्र को हस्तांतरण किया जाए, किसी पुत्री को नहीं। ठीक है, ये यानी पिता की जो सत्ता है, पिता के जो अधिकार हैं, पिता के जो उनके अपने प्रभुत्व है, वह प्रभुत्व को, वह सत्ता को पुत्र को ही सौंप दिया जाए, किसी पुत्री को ना सौंपा जाए। ये प्रायः पितृसत्तात्मकता कहलाता है, जो लैंगिकता के आधार पर बहुत ही बड़ा एक स्त्रियों के लिए, पुत्रियों के लिए, बालिकाओं के लिए चैलेंजिंग है। एक बहुत ही बड़ा इश्यूज के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, अब हम पितृसत्तात्मकता की थोड़ी सी विशेषता पर चर्चा कर लें तो शायद चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि पितृसत्तात्मकता होती क्या है या इसकी क्या क्या विशेषताएं देखी जाती हैं। देखिए, पितृसत्तात्मकता की विशेषता में पुत्र को महत्व देना। ठीक है, यानी पितृसत्तात्मकता में पुत्र को महत्व दिया जाता है, किसी पुत्री को महत्व नहीं दिया जाता। ठीक है, दूसरा कि जो हमारा समाज होता है वह पुरुष प्रधान समाज होता है, महिला प्रधान समाज नहीं होता। आज थोड़ी सी व्यवस्था अवश्य चेंज हुई रही है। आज हम जो पुरुष प्रधानत्व की बात की जा रही थी, पुरुष की प्रधानता की बात की जा रही थी, अब वो धीरे धीरे कम होकर महिला प्रधानता पे आ रही है। लेकिन अभी भी वक्त लगेगा, अवश्य परिवर्तन होना है। तो पुरुष प्रधान समाज से इसकी एक विशेषता देखी जाती है। पितृसत्तात्मकता की एक विशेषता है कि पुरुष प्रधान समाज होता है। दूसरा, पुरुषों के जो अधिकार है वो विस्तृत होते हैं, ज्यादा से ज्यादा एरिया में होते हैं, वो पितृसत्तात्मकता के रूप में देखा जाता है। शक्ति तथा अधिकारों का हस्तांतरण यानी पिता से पुत्र की ओर होता है, ना कि किसी पुत्री की ओर। यानी जो अधिकार है, जो सत्ता है, उसका हस्तांतरण पिता से पुत्र की तरफ जाता है, किसी पुत्री की तरफ नहीं जाता। पितृसत्तात्मकता समाज में निर्णय शक्ति
पुरुषों में ही निहित है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपका कि पितृसत्तात्मकता में केवल पुरुषों में ही वह समाज में किसी भी प्रकार के निर्णय लेने की क्षमता निहित मानी जाती है। यानी पितृसत्तात्मकता में विवाह के पश्चात आने वाली स्त्रियां पति और पुत्र तथा अविवाहित बालिकाएं पिता तथा भाई के संरक्षण में ही रहती हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पितृसत्तात्मकता समाज में जब विवाह होता है तो विवाह के पश्चात जो आने वाली जो स्त्रियां होती हैं, यानी जो पुत्री होती है, जो महिला होती है, जब वो उसकी शादी होती है, वो अपने घर को जाती है, तो उस दौरान पति और पुत्र तथा अविवाहित बालिका कोई है तो वह पिता तथा भाई के संरक्षण में ही वो होते हैं। यानी उन पर पूरा संरक्षण करना वो पिता का ही काम होता है, भाई का ही काम होता है, हस्बैंड का ही काम होता है। स्त्री के पास संपत्ति तथा उत्तराधिकार संबंधी कोई अधिकार नहीं होता। यानी स्त्री के पास किसी भी प्रकार का, वह अगर देखा जाए तो कोई संपत्ति की आप बात कर लें तो संपत्ति तथा किसी भी प्रकार के उत्तराधिकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था समाज ने नहीं की है कि पुत्र के न रहने पर या पुत्र के रहने के बावजूद भी कोई सत्ता, कोई शासन या किसी प्रकार का अधिकार पुत्री को दे दिया जाए। इस तरह का समाज में किसी भी प्रकार की संहिता नहीं बनाई है, कोई व्यवस्था नहीं बनाई है। ठीक है, तो ये पितृसत्तात्मकता यानी स्पष्ट हो गया होगा। पितृसत्तात्मकता में हम बस यही देखते हैं, पिता की संपत्ति पुत्र को ट्रांसफर किया जाए, किसी पुत्री को नहीं। ये चीजें यानी एक प्रकार से समाज द्वारा बनाई गई व्यवस्था, पुरुषों की प्रधानता है, महिलाओं को पुरुषों के अधीन रहना है, पुरुष का ही संरक्षण महिलाओं को प्राप्त होगा। कहीं आने जाने की बात हो, कहीं किसी प्रकार के क्रियाकलाप की बात हो तो उसमें महिलाओं को किसी तरह से समाज परमिशन नहीं देता है। ये पितृसत्तात्मकता है। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया जाता है, किसी भी प्रकार की संपत्ति का ना तो उनको अधिकार है और ना ही किसी भी प्रकार का उत्तराधिकारी उनको बनाया जाता है। ये पितृसत्तात्मकता की एक व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें एक प्रकार से ये दर्शाती हैं कि जो लैंगिकता है, जो पितृसत्तात्मकता है, ये चीजें किस रूप में देखी जाती हैं, समाज कैसे इसको स्वीकार करते चला आ रहा है। आखिर इन सारी चीजों को भी यदि हम अब भी स्वीकार कर रहे हैं, ये सारी प्रथाएं आज भी हम मान रहे हैं, सारी रीति रिवाज को आज भी हम स्वीकार कर रहे हैं, पितृसत्तात्मकता की व्यवस्था को, लैंगिकता की व्यवस्था को, लिंग विभेद की बात करते हैं, लैंगिक विभेद की बात करते हैं और वहाँ पे जेंडर डिटर्मिनेशन की बात करते हैं कि जेंडर जो है मेल है कि फीमेल है। आखिर ये क्यों हो रहा है, ऐसी क्यों, कौन सी व्यवस्था है या इस व्यवस्था को हम किस नाम से जानेंगे? तो इस व्यवस्था के अंतर्गत हम थोड़ी सी चर्चा कर लें आपकी रूढ़वादिता। रूढ़वादिता क्या चीज होती है, अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा। लैंगिकता, लैंगिक विभेद, पितृसत्तात्मकता, ये सारी चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। हम बात रूढ़बद्धता की कर लें, रूढ़वादिता की कर लें। आखिर रूढ़वादिता क्या होती है? देखिए, रूढ़वादिता या रूढ़बद्धता एक सामाजिक व्यवस्था है। ठीक है, सामाजिक एक मानदंड कह लें हम इसको, अर्थात रूढ़बद्धता के पीछे समाज की स्वीकृति होती है। भाई कोई ऐसा रीति रिवाज, कोई ऐसी प्रथा, कोई ऐसा व्यवस्था जिसे समाज स्वीकृति देता हो, वह रूढ़वादिता के रूप में देखा जाता है। जो परंपरा दर परंपरा से, जो पीढ़ी दर पीढ़ी से, जो कई वर्षों से निरंतर चली आती हो और समाज उसे शाह से स्वीकार करता हो, तो वह क्या है, उसी को हम रूढ़वादिता के नाम से जानते हैं। देखिए, रूढ़वादिताएं जनरीतियां, जनरीतियों की ही भांति एक अनौपचारिक सामाजिक मानदंड होती हैं। जनरीतियों से ही रूढ़ियों का निर्माण होता है। ठीक है,
यानी जब कोई जनरीति अत्यधिक व्यवहार में आने पर समूह के लिए अति आवश्यक समझी जाए तो वह रूढ़वादिता के रूप में देखी जाती है, रूढ़वादिता के रूप में समझी जाती है। जैसे कोई ऐसी रीति हो, कोई ऐसा रिवाज हो जो व्यवहार में आने पर समूह के लिए वह अति आवश्यक समझी जाए, तब इसका मतलब है कि वह रूढ़वादिता का स्वरूप धारण कर लेता है। ठीक है। ग्रीन के अनुसार, ग्रीन का कथन है, कार्य करने के वे सामान्य तरीके जो जनरीतियों की अपेक्षा अधिक निश्चित व उचित समझे जाते हैं तथा जिनका उल्लंघन करने पर गंभीर व निर्धारित दंड दिया जाता है, प्रायः वह उसे हम रूढ़ियां कहलाते हैं वो, या उसे रूढ़वादिता कहते हैं। ठीक है। किम्बल यंग के अनुसार इन्होंने क्या कहा, रूढ़वादिता वह मिथ्या वर्गीकरण करने वाली धारणाएं होती हैं जिसके साथ नियमानुसार कोई प्रबल संवेगात्मक भावना, पसंद या नापसंद की भावना, स्वीकृति या अस्वीकृति की भावना जुड़ी होती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रायः रूढ़वादिता के नाम से हम जानते हैं। ठीक। अब देखिए जहोदा के अनुसार अगर हम बात कर लें तो जहोदा का कथन है, रूढ़वादिता एक समूह के प्रति पूर्व कल्पित मतों का की ओर संकेत करती है। यानी रूढ़वादिता एक समूह के प्रति पूर्व कल्पित मतों का संकेत करती है। ठीक। दूसरा स्मिथ क्या कहते हैं, स्मिथ के अनुसार रूढ़वादिता अंधविश्वासों का एक ऐसा समुच्चय है जो गलत या अधूरी सूचना पर आधारित है तथा जिसे पूरे समूह के लिए प्रयुक्त किया जाता है, वह क्या कहलाता है, उसी को हम रूढ़वादिता के नाम से जानते हैं। ठीक। समनर क्या कहते हैं, जब जनरीतियों में जीवन को उचित रूप में व्यतीत करने का दर्शन और उनमें समूह के कल्याण की भावना जुड़ जाती है, तब वह जनरीतियां रूढ़वादिता का रूप धारण करते हैं। ठीक। यानी अब हम लैंगिक रूढ़वादिता की बात कर लें। लैंगिक रूढ़वादिता, अभी तक तो हम रूढ़वादिता की बात की कि कोई ऐसी रीति रिवाज, कोई ऐसी जनरीति जो समाज के द्वारा अनिवार्य कर दी जाए, समाज के द्वारा उसे महत्वपूर्ण बना दिया जाए, तो प्रायः वह रूढ़वादिता का रूप धारण कर लेता है। लेकिन अब हम बात किसकी कर रहे हैं, अब हम लैंगिक रूढ़वादिता की बात कर रहे हैं। लैंगिक रूढ़वादिता से अभिप्राय स्त्री या पुरुष, लड़का या लड़की के व्यवहार एवं भूमिका से संबंधित समाज का वह सामान्यीकरण है जो प्रायः गलत चित्रण के कारण होता है। ठीक है। स्त्री पुरुष से संबंधित विशेष व्यवहारों व कार्यों को समाज द्वारा परिभाषित करना और इन्हें विशेष कार्यों और भूमिकाओं की अपेक्षा करना सुसंगत न होने की स्थिति में भी उनको टोकना, विचारों में सुधार करने को कहना लैंगिक रूढ़वादिता है। इसी लैंगिक रूढ़वादिता को महिलाओं और पुरुषों के मध्य लैंगिक असमानता का मुख्य जिम्मेदार कारक के रूप में माना जाता है। ये देखिए, ये जो लैंगिक रूढ़वादिता है, इसमें प्रायः हेनरी तास्फेल क्या कहती हैं, इनकी हम बात सुन ले। रूढ़वादिता संज्ञानात्मक स्व अनुभव के सिद्धांत पर आधारित है, जो एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें कुछ सामान्य विशेषताओं के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण कर उनको अलग अलग किया जाता है कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये मेल का वर्क है, ये फीमेल का वर्क है, मेल ये काम कर सकता है, फीमेल ये काम कर सकता है। ये क्या है, ये जो लैंगिक रूढ़वादिता है। ठीक है। यानी और समाज, हमारा समाज उन रीतियों और परंपराओं को मान्यता देता है, ठीक है, जिनके पीछे कोई वैज्ञानिक पुट नहीं होता, फिर भी जो है वह इस निर्वहन इसलिए किया जाता है कि वे वर्षों से चली आ रही है, यानी वे वर्षों से चली आ रही हैं। इन परंपराओं और मान्यताओं से व्यक्ति विशेष तथा समाज को किसी प्रकार का लाभ नहीं होता, अपितु यदि इसे माना जाए तो बालिकाओं को थोड़ा सा सम्मान और स्वतंत्रता अवश्य प्रदान की जा सकती है। लिंगी रूढ़वादिता को हम देखें, यहां पे जो लैंगिक रूढ़वादिता है वो कह क्या रहा है, यानी स्पष्ट रूप से हम इन बातों पर भी देख सकते हैं कि पुत्री जन्म पर
उत्साह ना होना, जबकि पुत्र जन्म पर बधाई देना, ये लैंगिक रूढ़वादिता है मित्रों, कि पुत्री के जन्म पर आपको किसी भी प्रकार की उत्साह नहीं हो, किसी भी प्रकार का आप खुशी ना मनाते हो, लेकिन पुत्र जन्म पर आप ढेर सारी बधाइयां देते हो, ढेर सारी खुशियां मनाते हो, उत्साह मनाते हो, तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं लैंगिक रूढ़वादिता से ग्रसित। ठीक। पुत्र जन्म पर फूल की थाली बजाई जाती है उत्तर भारत में, जबकि कन्या के जन्म पर नहीं। सोचिए, अलग अलग परंपराएं अलग अलग क्षेत्र में है, अलग अलग राज्य में है। जीवित पुत्र का मुख देखने से नरक मुक्ति तथा पितृ ऋण से छुटकारा पाने की एक मान्यता है। एक मान्यता है समाज में कि आप जीवित पुत्र का मुख देख लेंगे तो इसका मतलब है कि आपको, यानी पिता को, नरक से मुक्ति मिल जाएगी तथा वो पितृ ऋण से छुटकारा पा जाएगा। ठीक। अगला कहता है कि पूर्वजों की को पिंडदान इत्यादि प्रदान करने में पुत्र को ही प्रमुखता प्रदान की जाती है। सोचिए, ये सामाजिक रूढ़वादिता, लैंगिक रूढ़वादिता कितनी ज्यादा जटिल है हमारे समाज में, कि हम प्रायः एक शिक्षित और असभ्य समाज की बात यहां की जा रही है। शिक्षित समाज और असभ्य समाज में जो हम अंतर, अशिक्षित समाज में जो हम अंतर निकालते थे, वह बिल्कुल ही यहाँ पे नहीं देखी जा रही। यहाँ पे तो देखी जा रही है कि शिक्षित समाज और अशिक्षित समाज दोनों एक ही रास्ते पे चल रहे हैं, एक ही मान्यताओं पर चल रहे हैं। पूर्वजों को पिंडदान देने के लिए केवल पुत्र को ही अधिकार प्राप्त है, पुत्री को नहीं प्राप्त है। ठीक। अगला कहता है अंतिम संस्कार इत्यादि का संपादन पुरुष के द्वारा ही होता है। आप देख ही रहे होंगे, अगर कोई मर जाता है, एक्सपायर कर जाता है, तो उसके अंतिम संस्कार में पुरुष को ही ये अधिकार प्रदान है कि वो मुख अग्नि देगा, यानी ये एक लैंगिक रूढ़वादिता को दर्शाता है। दूसरा, पूर्वजों के पुत्र ही मुक्ति दिलाते हैं, यानी पूर्वज है कोई तो पुत्र ही मुक्ति दिलाएगा, पुत्री नहीं दिलाएगी, ये सामाजिक व्यवस्था। ठीक। ऐसी मान्यता है। मनुस्मृति के अनुसार जिस पिता की पुत्रियां ही हों, पुत्र ना हो, वहां विवाह नहीं करना चाहिए। ये मनुस्मृति की एक मान्यता है। ठीक। इसके अलावा पुत्र ही वंश परंपरा को आगे बढ़ाएगा, ऐसी धारणा, और केवल पुत्री ही हो रही तो इसका मतलब है कि आपका वंश समाप्त हो जाएगा। यानी ये प्रायः मनुस्मृति की एक धारणा है, और इसके साथ साथ ये हमारी लैंगिक पूर्वाग्रह भी कह लें, हम इसको लैंगिक रूढ़वादिता भी कह लें। ठीक है। आर्थिक अधिकारों और पैतृक संपत्ति का हस्तांतरण पुत्री को ना होकर सदैव पुत्र को होता है। ये तो आपने देखा ही है, हमारी पितृसत्तात्मकता में प्रायः जो है, जो कुछ भी अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, वो पुत्री को ना होकर पुत्र को किया जाता है। ठीक। अगला हम कन्या को पराया धन मानना, अतः उसका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र संपन्न करा देना रूढ़वादिता को समाप्त करने का, यानी अब सोचिए, ये जो व्यवस्था है कि कन्या अगर है आपके घर में तो उसे किसी भी प्रकार का धन ना मानना, बल्कि जल्दी से जल्दी शीघ्रतम उसकी शादी करा देना, ये एक लैंगिक रूढ़वादिता, इस तरह की प्रथा, इस तरह की व्यवस्था समाज में प्रचलित है। समाज इस तरह की व्यवस्था को लेके चल रहा है। अब सोचिए कि अगर इस तरह की व्यवस्था है तो इसका मतलब है कि ये समाज शिक्षित और अशिक्षित में किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं कर सकता, या किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं देखा जा सकता। कि अभी तक देखा जाए तो हमारे जो पहले की व्यवस्थाएं थी, पहले की व्यवस्थाओं में अमूमन इस तरह से चलती थी, चूंकि समाज अशिक्षित था, लोग अशिक्षित थे, शिक्षा नहीं थी लोगों के पास। लेकिन आज शिक्षा होने के बावजूद भी अगर इनमें इस तरह की विचार देखी जा रही है तो इसका मतलब है कि हम उस अशिक्षित से भी गए गुजरे हैं जो पहले की थी। ठीक है। तो लैंगिक रूढ़वादिता स्पष्ट हो गया। जहां पर हम मेल और फीमेल में किसी भी प्रकार का अंतर करते हैं, और प्रायः सारा अधिकार, सारा दायित्व हम
पुत्र को देते हो, मेल को देते हो, फीमेल को ना देते हो, पुत्री को ना देते हो, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति लैंगिक रूढ़िवादिता से ग्रसित है। अब सोचिए, अगर इसे समाप्त करना हो, लैंगिक रूढ़िवादिता को समाप्त करना हो, इसकी समाप्ति हेतु तो कुछ उपाय भी हमारे पास हैं। जैसे शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। ठीक। दूसरा, प्रौढ़ शिक्षा तथा बालिका शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए। शिक्षा प्रणाली के दोषों को दूर कर जीवन उपयोगी तथा व्यावसायिक बनाया जाए। अपव्यय तथा अवरोधन को कम किया जाए। पृथक बालिका विद्यालयों की स्थापना किया जाए तथा इनमें गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाए। साथ ही रूढ़िवादिता के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। ठीक। वैज्ञानिकता पूर्ण दृष्टिकोण का विकास किया जाए ताकि रूढ़िवादिता पर लगाम लगाया जा सके। ठीक। इसके अलावा बालकों तथा बालिकाओं के मध्य विभेद या भेदभाव मिटाने के लिए उनके कार्यक्षेत्रों को पृथकीकरण न किया जाए। तीसरा, बालिकाओं को अपनी रुचियों के अनुरूप विषय चयन करने तथा कार्य करने का छूट प्रदान किया जाए। सामाजिक सुरक्षा का वातावरण सृजित किया जाए। विद्यालयी पाठ्यक्रम तथा पाठ्यशागामी क्रियाओं का आयोजन कराना ताकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई विभेद न किया जाए। रूढ़िवादिता के विरुद्ध कानूनी प्रयासों में तीव्रता लाना और जो कानून बने हैं उन्हें त्वरित और सख्ती से पालन कराया जाए। साथ ही लिंगीय भेदभाव और रूढ़िवादिता की समाप्ति के लिए अच्छे साहित्य का प्रबंधन गांव में भी होना चाहिए। जनसंचार के अधिकरणों द्वारा इसके खिलाफ प्रचार प्रसार होना चाहिए। लिंगीय भेदभाव तथा रूढ़िवादिता की समाप्ति हेतु शिक्षण संस्थाओं द्वारा सामुदायिक सेवा कार्यक्रम का संचालन किया जाए। इन सामुदायिक सेवा कार्यक्रम का आयोजन लैंगिक रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। अगला, समाज को आर्थिक रूप से गतिशील तथा सशक्त बनाकर रूढ़ियों को समाप्त किया जा सकता है। यानी सोचिए कि अगर हमें इस तरह से जो लैंगिक रूढ़िवादिता है इसको समाप्त करना है तो प्रायः इस तरह के प्रावधान करने होंगे। समाज को, शिक्षित लोगों को, जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी को समझनी पड़ेगी, जिम्मेदार पर्सन को। साथ ही साथ नियम कानून कुछ इस तरह से बनाने होंगे कि प्रायः लोगों में इस तरह का कोई विभेद ना दिखाई दे। देखिए, लैंगिक रूढ़िवादिता दरअसल सेटेट वगैरह में हर हाल में 1 से 2 प्रश्न अवश्य मिलता है। लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक पूर्वाग्रह प्रश्न बनते हैं इससे। ठीक। यानी वही बात है कि अगर हम जेंडर के आधार पर, सेक्स के आधार पर ये अंतर करें, ये निश्चित करें कि यह कार्य केवल पुरुषों का है, बालिकाओं का नहीं है, महिलाओं का नहीं है, इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। यानी अगर हम ये कहें कि सर्विस करना, जॉब करना या केवल पुरुषों का काम है, घर की देखभाल करना, किसी भी प्रकार का जिम्मेदारी लेना केवल पुरुषों का काम है, जिसका मतलब है कि आप लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। लैंगिक पूर्वाग्रह कहता है कि जेंडर के आधार पर, लैंगिकता के आधार पर हम जो विभेद करते हैं, जो विभेद दिखाई देता है, प्रायः वह एक प्रकार से लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है। यानी हम पुराने रूढ़िवादी विचारधाराओं से ग्रसित हैं, हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं कि हमें इस तरह का सोच, इस तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि ये पुरुष का काम है, ये महिलाओं का काम है। ऐसा करना लैंगिक पूर्वाग्रह है या लैंगिक रूढ़िवादिता है। ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर लैंगिकता, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक रूढ़िवादिता को जानना है तो इसका मतलब है कि हम जो दोनों में डिफरेंट करते हैं, जो दोनों में अंतर करते हैं, केवल बालकों को, केवल पुत्र को, केवल मेल को, पुरुष को ही हम प्रधान समझ लें, पुरुष को ही हम सब कुछ समझ लें, महिलाओं को उससे अलग कर दें और उनका अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित कर दें, उनका कार्य क्षेत्र बहुत सीमित कर दें, तो इसका मतलब है कि हमारा समाज लैंगिक रूढ़िवादिता और लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है। ठीक है। तो आज यहीं तक, लेकिन चलते चलते एक सूचना अवश्य हम आपको दे रहे हैं कि हम बहुत ही जल्द, यानी
एक आध दो दिन में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेके आने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वह प्रैक्टिस सेट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कीजिए कि वो प्रैक्टिस सेट अवश्य देखें। हम बहुत जल्द ही आपके सामने उपस्थित होंगे प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।